যুব তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী नमस्कार, सत्य हिंदी और मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आसनसोल में, वैसे ये मेरा होम टाउन भी है और यहाँ पर वोट डालने का वक्त भी आ चुका है 13 मई को। लेकिन आज बात एक खास शख्सियत के साथ जो इस वक्त आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। एक ऐसा चेहरा जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, एक बहुत ही लंबा राजनीतिक सफर रहा, एक्टिंग करियर रहा और लगातार जो है 1980 से राजनीति में एंट्री की। 1992 में हालांकि राजेश खन्ना जी से तो हार मिली थी कुछ 25,000 वोटों से नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन तब से लेकर अब तक 2 बार राज्यसभा में रहे, 3 दफा लोकसभा में पटना साहिब को रिप्रेजेंट किया और अब आसनसोल में चुनाव 2022 में बाई इलेक्शन जीतने के बाद शत्रुघ्न जी इस बार फिर से उम्मीदवार है तृणमूल कांग्रेस के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। কেমন লাগছে আসানসোল? ভালোই লাগছে, আমি একবার কমফোর্টেবল আছি এখানে, নো প্রবলেম এট অল। কিন্তু আপনি যা বললেন আগে যে উনি রাজেশ খান্নার আপনি মেনশন করলেন, ফাইট করেছিলাম আমরা। আই লস দ্য ফাইট, ইয়েস, অ্যান্ড আই লস মাই ফ্রেন্ড অলসো। এত ভালো আমার ফ্রেন্ড ছিল রাজেশ খান্না, আমাকে এত রেগে গেল আমার সঙ্গে কখনো। गुस्से में आ गए थे आपसे? बहुत गुस्से में आ गए थे, बात नहीं कर रहे थे, हमने माफ़ी भी मांगी उनसे। और मेरे उनके आखिरी दिनों में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार जाके गले लगा लूँ उनसे और माफ़ी मांगूँ। वो समझ नहीं पाए। मैंने बहुत कोशिश की कि भाई पार्टी के लिए लड़ रहा हूँ और तुम्हारी विचारधारा दूसरे पार्टी के साथ है, मेरी दूसरे पार्टी के साथ है। लेकिन वो सेंटिमेंटल आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, वो थोड़ा नाराज़ हो गए थे। तो हमने उनको सोचा कि अभी जाके गले लगा के फिर से माफ़ी मांग लूँगा, मना लूँगा। लेकिन मेरी बेटी सोनाक्षी ने आके मुझे ख़बर किया कि सो राजेश खन्ना अंकल इज़ नो मोर। तो वो टीस, वो कसक अभी तक मेरे दिल में है कि उनसे मिल के मैं फिर से उनको मना नहीं सका। बहरहाल उस हार पे आपने कहा 25,000 वोटों से करीब हारा मैं। उस वक्त हमारे फादर फिगर थे, हमेशा रहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने और हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड शुरू से रहे, हमारे गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो हमारे को उस चुनाव पे याद आई आपके कि उन्होंने मुझे एक बहुत रोए थे वो लोग मेरे, क्योंकि मैं तो चुनाव पॉलिटिक्स में आना नहीं चाह रहा था। मैं तो बाहर से सपोर्ट करना चाह रहा था, बट चूँकि आडवाणी जी ने ज़िद किया अटल जी के कहने पे कि आई डोंट वांट टू हियर नो फ्रॉम यू, इस बार लड़ना। आडवाणी जी वो सीट खाली कर रहे थे तो लड़ा था। तो बहुत रोए थे वो लोग आके। लेकिन बाद में अटल जी ने मुझे कविता की 2 पंक्तियाँ भेजी थी, जिन पंक्तियों से मुझे बल मिला और वो पंक्तियाँ आज भी मुझे बहुत बल देती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। और वो पंक्तियाँ थीं, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। अच्छा लगा था वो, आज तक मुझे याद है। तो इसलिए वो इसलिए वो मुझको याद है कि इसको कितना बढ़िया लगा था मुझको। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अब हार जीत तो खैर का जीवन का अहम अंग है। आप हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में ही एक बड़ी सीख भी मिल गई और जब 2022 में शत्रुघ्न जी यहाँ से जीते, आसनसोल से 3 लाख के वोट मार्जिन से जीते। उसके पहले बाबुल सुप्रियो जब यहाँ जीते थे तो 2 लाख का उनका वोट मार्जिन था, तो बहुत बड़ी वोट मार्जिन से जीते। और लेकिन शत्रुघ्न जी, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया, लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र किया, वाजपेयी जी के सरकार में 2 मंत्रालय आपने संभाली। वाजपेयी जी के दौर की बीजेपी और आज के नरेंद्र मोदी की बीजेपी में आपको सबसे बड़ी जो है डिफरेंस क्या नजर आता है? अंतर बहुत है। यानी ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहूँगा, संपूर्ण सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि अटल जी के, आडवाणी जी के दौरान मैं हमेशा, जबकि मैं कैबिनेट मिनिस्टर ही बना पहली बार, भारत के फिल्म उद्योग का एक रिकॉर्ड बना कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग बना।
बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। और उसके बाद धीरे धीरे मैं देखता गया कि अटल जी और अडवाणी जी के वक्त में जो लोकशाही थी वो हमारे मित्र और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़माने में वो लोकशाही तानाशाही बदलते हुए दिखी। ऐसा लगा कि अब सब कुछ हो रहा है, डिक्टेटोरियल है, अथॉरिटेरियन है, तानाशाह की तरह लोग बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी अनाउंस कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कि नोटबंदी का मामला हो, कि किसानों के खिलाफ काला बिल लाने का मामला हो। नोटबंदी में लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, यानी युवा पीढ़ी के लेकर काम करने वाले लोग, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई, ट्रेड वाले, छोटे छोटे ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, उन पे क्या गुजरी आप सोच सकती हैं। घर की महिलाओं पे जो अपने पिता और पति से भी छुपा कर मगर अच्छी नीयत से जो पैसे छुपा छुपा के बचा बचा के रखती थी उन्हीं के लिए, उन्हीं के दवा दारू के लिए, उन्हीं के पढ़ाई लिखाई के लिए, उन्हीं के शादी ब्याह के लिए, वो अचानक वो पैसे हवाई हो गए, सालों का जमा हुआ पैसा। इस तरह से जो देखा और क्या कहा, काला धन लाने के लिए। काला धन तो आप ला नहीं सके, और जो काला धन का वादा किया वो तो पूरा करने से। अब ये काला धन लाने की बात कर रहे हैं तो आपका आरबीआई खुद कह रहा है कि 99% तो पैसा वापस आ चुका है, तो कहाँ गया काला धन, कौन सा काला धन। तो ये परेशान करता हुआ मामला दिखा, इसलिए हमने कहा कि बहुत हो गया, अब निकलना चाहिए यहाँ से। और जब सर ये जो काले धन की आप बात कर रहे हैं और डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, इतनी तकलीफ हुई लोगों को, हमने खुद उस माइग्रेंट एग्जोडस को कवर किया, फिर भी उस वक्त जो बिहार के चुनाव के नतीजे आए उसमें वोट मोदी जी के खिलाफ नहीं गए, तो ये क्या वजह रही? ये कोई सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। अब हम उस पर बहस नहीं करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट फिलहाल आ गया है, चाहे कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एक दो पॉइंट छोड़ के जो जनता के फेवर में दिखा है, ऐसा कह दिया है तो ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। लेकिन उस समय बहुत सारे मामले थे। उस समय जैसे आज फिर दिख रहा है जो धन शक्ति का जो दुरुपयोग हो रहा था, जनशक्ति पे भारी डालने की कोशिश की। जनशक्ति टेकन ए बैक था कि एकदम अभी तैयार नहीं था। उस समय मशीनों की बात हुई, ईवीएम की बहुत बातें हुई, बहुत सारी बात हुई। जैसे हम हमेशा देखते हैं चुनाव की घड़ी में हमारे प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन जाते हैं, उस समय उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ी हुई थी। उस समय कुछ सेंटिमेंट्स पुलवामा का भी डाल दिया था। हालांकि पुलवामा में आज तक 400 पार का नारा देने वाले लोग आज तक नहीं बता पा रहे हैं कि 400 केजी RDX कहाँ से आया, कौन लोग लेकर आए थे, उनके साथ क्या हुआ। पुलवामा में सत्यपाल मलिक ने थे ऐसी से बातें कही, जो हमारे जवान शहीद हुए या उनको शहीद किया गया, उनके साथ क्या हुआ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या एक्शन लिया गया जिन लोगों ने ऐसा किया। ये सब नहीं हुआ कि उस समय लोग पुलवामा कहा गया, कहाँ तक पुलवामा हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ। लेकिन उस समय चूँकि राष्ट्रभक्ति जो है चरम सीमा पे थी। अभी जो आप देख रही हैं राष्ट्रभक्ति के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो भी परेशान कर रही है और लोगों को बेरोज़गारी परेशान कर रही है, भूखमरी परेशान कर रही है। हंगर इंडेक्स पे जाइए या आप देखें महंगाई पे जाइए। एक तरफ आप कहते हो देश में अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, अब खुल गई हैं कि आप एक तरफ कहते हो कि हम तो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहे हैं वर्ल्ड में, या बन चुके हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। लेकिन आप 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं वैसे तो, कि 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। भले जो भी राशन दे रहे हैं उसकी हम सराहना करते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री होने के नाते, सरकार होने के नाते अपने देशवासियों को, गरीब लोगों को आप या बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको आप दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मैं कहूँगा सराहनीय है। लेकिन ये कब तक सस्टेनेबल हो सकेगा? कब तक हो लोग सकेगा? पूछ रहे हैं कि आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं। वही कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कब तक होगा, कब तक ये करेंगे? उनको उनके हाथों में शक्ति क्यों नहीं देते, उनको रोज़गार क्यों नहीं देते? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो फिर ये मत कहिए ना कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर ला चुके हैं। ये मत कहिए ना कि 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी की बात कर रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम जो हमारा देश का है वो 140 से भी नीचे क्यों है दुनिया के बाजार में? हमारा हंगर इंडेक्स पर हम इतने पीछे क्यों हैं?
हमारे यहाँ इतनी भुखमरी गरीबी क्यों है, और फिर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो शुरू में बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी हमारे प्रचार मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन अभी समय बदल चुका है, लोगों की आंखें खुल गई है, जनता हाहाकार कर रही है, चाहे भुखमरी हो कि बेरोजगारी हो, कि किसानों की आमदनी डबल करने का मौका हो, ये आपने कहा 2022 में, या आवाज़ सबको देने का मामला हो, या काला धन लाने का मामला हो, या 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का मामला, सारी गारंटी फेल हो गई, कर दी आपने सारी गारंटी। और अब नई गारंटी करें, मोदी की गारंटी। पहली बात तो मोदी की गारंटी क्या होती है भाई? आप बोलिए बीजेपी की गारंटी है, या बोलिए भारत सरकार की गारंटी है। मोदी की गारंटी इंडिविजुअल, आपके पैसे पॉकेट से आपके पैसे जा रहे हैं क्या? लेकिन जिस पुरानी बीजेपी में चाल चरित्र चेहरे पर जोर दिया जाता था, आज क्या वो सबके सब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का चेहरा है, बीजेपी का वो चेहरा अभी बदला हुआ है? हमने कहा ना कि पहले, जो हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि पहले ऐसा मानते थे हम लोग कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, अब देश से बड़ा कुछ नहीं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी देश सब माने सबसे बड़ा कोई दिख रहा है, तो यहाँ दिखाया जा रहा है तो प्रचार मंत्री को, यानी हमारे प्रधानमंत्री को। तो ये चल रहा है, चुनाव की घड़ी है, लेकिन अब लोग जो है जागरूक हो चुके हैं। अब जल्दी आपकी इधर उधर के मुद्दों से भटकने वाले नहीं हैं। हमें दिख रहा है कि चारों तरफ ऐसी जागृति, और ख़ासकर अपने गोदी मीडिया के ज़रिए या अपनी मोदी मीडिया के ज़रिए, ये गोदी मीडिया का काम तो मैं बहुत आभारी हूँ उसका, रवीश कुमार का, कि रवीश कुमार ने जाते जाते देश को एक नया ऐसा दिया है कि देश विदेश में सब लोग समझ रहे हैं गोदी मीडिया क्या है। ये उन्हीं का दिया हुआ है, रवीश कुमार का। और ये गोदी मीडिया हो कि मोदी मीडिया हो, जिस तरह से बातें कर रही हैं, या जिस तरह कई बातों को दबा रही हैं या सामने नहीं आने दे रही हैं जितना आना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, आज परिवारवाद पे या भ्रष्टाचार पे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार, और ख़ासकर चाहे हमारे तृणमूल कांग्रेस में हो कि अपोजिशन के कई पार्टीज में हो, भ्रष्टाचार और परिवारवाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। अगर जो हमने कहा, प्रभाकर जी निर्मला सीतारमण के पति ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं, एस्ट्रेंज्ड पति हैं, उनका रिश्ता जो भी है, विद्वान तो है ना, हम इसलिए करें कि लोग समझेंगे उनको। नहीं मतलब वो, क्योंकि काफी बार लोग उनका हवाला देते हैं, मुझे लगता है निर्मला जी की एक अपनी एक उनकी इंटेलेक्चुअल तो मैं तो कह रहा हूँ कि निर्मला जी बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा विद्वान लोग मानते हैं उनको। अब स्ट्रेंज हैं उनके, अभी साथ रहते हैं नहीं रहते हैं वो इशू नहीं, इशू है क्या कि विद्वान हैं कि नहीं, अर्थशास्त्री हैं कि नहीं। उन्होंने जब ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है, और ऐसा घोटाला हुआ है जिसके बारे में तो आप जितना आना चाहिए उसको दबाने की कोशिश करें, लेकिन देश की जनता को पता चल रहा है। और उसके बाद उस घोटाले के लोग जिन्होंने सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर करके जिस तरह से चंदा का धंधा किया है, जिस तरह से वसूला है पैसा, एक्सटॉर्ट किया है, या दवाई कंपनियां जिसकी 6-6, 7-7 बार, सन कंपनी हो या फार्मा हो, जिसके बहुत सारे हैं, चाहे कौन सा एस्ट्राजेनेका वाला जो है, वो तो तृणमूल कांग्रेस को भी चंदा, पार्टी की लिस्ट में तो नंबर 2 है वो। मैं आता हूँ उस पर, आप शायद ठीक कह रही हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लो कि ऐसा सॉरी डस्ट की वजह से, इसलिए बारिश अभी हो रही है तो अच्छा है। जोर शोर से हो रही है बारिश इस वक्त। हाँ अच्छा है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो चंदा का धंधा किया, जिस तरह दवाई कंपनी 6-6, 7-7 बार ड्रग टेस्ट में फेल हो गई, उसने जब करोड़ों रुपए दिए, धंधा आपका किया, तो आपकी दवाइयों को पास कर दिया। इसीलिए नाम लेके बता रहा हूँ कहीं होगा। आपने चंदा का धंधा, जो डिफंक्ट कंपनी थी, दिवालिया कंपनी, जिसकी 1 करोड़ की आमदनी नहीं थी, उसने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ से आपको चंदा दे दिया, धमकाने डराने के बाद, लोगों को सरकारी एजेंसीज के दबाव के बाद। ऐसा हुआ, कई लोगों को ऐसा हुआ कि जिसने चंदा दिया उसको अगर कुछ 1400 करोड़ चंदा दिया तो 14,000 करोड़ का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये सब क्या हो रहा है दुनिया। इसीलिए आखिरकार हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज तक किसी फैसले को सरकार के शायद ऐसा नहीं कहा होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इल्लीगल। ये अब रही बात, आपने कहा कि ऐसा तो और पार्टी ने भी किया है। अरे जब आप लीगल तरीके से विंडो को ओपन कर दिया, जब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे।
जब आप चंदा ले रहे हो, आपने कहा कि ये लीगल है, हम ले सकते हैं। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस ने लिए, जो डीएमके ने लिए, उसमें कोई क्विड प्रो को के मामले नहीं हुए। नहीं, तो मैं तो बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मैंने कहा आपको कि इन्होंने जब चंदा दिया, चंदा जब वहाँ लिया वहाँ पे, तो क्या हमारे दूसरे कमजोर, हमने तो लिया क्योंकि जब विंडो खोल दिया आपने, जब सब ले रहे हैं, अब बड़े साहब ही ले रहे हैं, तो फिर हम लोग क्यों ना लेंगे वहाँ पे? भले थोड़ा बहुत ही सही, उनके मुकाबले तो बहुत 1/10 हुआ होगा, हमने लिया होगा शायद। वो 9,000 करोड़ पे है तो हम 1,500 करोड़ पे है। लेकिन हम उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जस्टिफाई किसको कर रहे हैं? जस्टिफाई कह रहे हैं कि चलो वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, इलीगल हो गया, आपने विंडो खोला, हमने भी इसमें अपना हाथ थोड़ा डाला, जितना हो सकता है चंदा से तो चलता रहा है पहले भी। सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात क्या रही? वो रही कि जिस तरह से आपने सीबीआई, ईडी का, आईटी का जिस तरह आपने दुरुपयोग किया, जिस तरह से आपने एक्सटॉर्ट करवाया पैसा, एक्सटॉर्शन करवाया, जिस तरह से आपने दबाव डाला, डराया, धमकाया, दवाई कंपनी फेल हो गई, उसके ड्रग्स टेस्ट में फेल हो गए, उसको पास करवाया आपने पैसा ले लेके। तो ये क्या किसी और पार्टी ने किया? चंदा का धंधा तो किसी ने नहीं किया। चंदा का धंधा लेके किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया हजारों करोड़ का, जैसा इन लोगों ने किया। ना किसी की वैसी वक़्त थी, ना ताकत थी, ना शख्सियत थी, ना उनके पास इसका औकात था कि वो कर सकते थे ऐसा। इसलिए आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और ज़रूरी बात है कि इस पर लगातार बातचीत होनी चाहिए। सर, आखिरी 2 सवाल, बस छोटे छोटे सवाल पूछूंगी। एक, आपके सामने एसएस अहलूवालिया हैं, वो भी वरिष्ठ नेता हैं, आपके साथ काम कर चुके हैं, आपके कॉलीग के तौर पर, दार्जिलिंग को रिप्रेजेंट करते थे, दुर्गापुर बर्दमान सीट के करंट एमपी हैं, अब आसनसोल में हैं। ये कांटे की टक्कर है? पता नहीं, वो तो यहाँ की जनता बताएगी, लोग बताएंगे। बड़ा आप मेरा कंफर्ट लेवल देख के समझ सकती हैं कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड, जो मैं कहता हूँ हमेशा, अल्लाह ताला के फजल से, वाहिगुरु के आशीर्वाद से, प्रभु की असीम अनुकंपा से आप देख सकती हैं कि नतीजे मेरी शक्ल पे ही है, मेरी व्यक्तित्व पे ही आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं कंफर्ट लेवल के साथ हूँ क्योंकि यहाँ की जनता पे मुझे पूरा विश्वास है। मैंने जितने साल रहा और जितना फंड आया मेरा यहाँ पे, वहाँ पे मैं एक एक फंड का पूरा, एक एक पैसे का पूरा हिसाब करके प्रेस को बुलाकर ईमानदारी और सच्चाई के साथ, यानी ईमानदारी और सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ एक का खर्चा, करोड़ों करोड़ जो खर्चा किया यहाँ पे हमारे अपने फंड का था और साथ में पुराना फंड जो हमें मिला था उसको हमने पूरा करके और यहाँ पे हिसाब रख दिया जनता के सामने। कोई जवाब सवाल करना हो तो करो हमसे। लेकिन लोगों ने बड़ी सराहना की, प्रशंसा की। एक एक पाई का एक, जैसे कहते हैं ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी मस्ट गो टुगेदर, ट्रांसपेरेंसी के साथ किया। तो एक काम की बात है। दूसरी बात यह है, आपने कहा अहलूवालिया जी के बारे में, हम अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, मैं उनको जानता हूँ, कई बार हम लोग साथ भी रहे हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, बढ़िया इंसान है हमें लगता है। लेकिन जहाँ तक जीत हार का सवाल है वो तो यहाँ की जनता फैसला करेगी। लेकिन एक सवाल ज़रूर है जो लोग उनसे करना चाहूँगा, वो सवाल आपने ही कह दिया, अभी आपके ही सवाल में जवाब है। आपने कहा कि वो दार्जिलिंग में थे, दार्जिलिंग के बाद जैसे टर्म कंप्लीट हुआ, क्या किया क्या नहीं किया, उसके बल पे या उसके बदौलत वो सीधे दुर्गापुर आ गए। दुर्गापुर में कुछ किया, कुछ नहीं किया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। दुर्गापुर से वो आगे बढ़ गए, अब आसनसोल आ गए। कहीं भी वो टिक नहीं रहे हैं। जैसा लोग सवाल करेंगे उनसे, क्या क्या काम किया, आपके काम का ब्यौरा क्या है, क्या कोई हाई मास लाइट भी लगाई आपने, क्या वहाँ पे एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, इंडस्ट्रीज़ के मामले में, कोल माइनर्स के मामले में, और जितने लोग हैं आपके वहाँ पे उनके गरीबों के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, क्या आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो उसका हिसाब किताब तो लोग जानना चाहेंगे यहाँ पे। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि मैं जब यहाँ से हमारा नाम अनाउंस हुआ था, 2 आदमी के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई आदमी नहीं दिया था। एक अभिषेक बनर्जी हैं जो बहुत युवा नेता हैं, बहुत डैशिंग डायनेमिक हैं। एक मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने नहीं दिया था। और एक आए थे, अच्छे इंसान थे, मेरा ख्याल है कलाकार और गायक भी बहुत बढ़िया है, वो पवन सिंह। हाँ। और पहले ही 24 घंटे में वो आके विड्रॉ कर गए या कराया गया मेरी लोकप्रियता की वजह से या
पर्सनालिटी इन टोटलिटी की वजह से या उनके अपने कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन बहरहाल वो उनके और उनके पार्टी के अंदर का मामला था, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इंटरनल अफेयर था। अब रही बात आलूवालिया जी की, लास्ट मोमेंट में इनको भेजा गया है यहाँ पे, लास्ट मोमेंट में आए हैं। मैं स्वागत करता हूँ, मेरी शुभकामना उनके साथ है, क्योंकि मेरे लिए वो दुश्मन नहीं हैं, विरोधी हो सकते हैं। और मैं हमेशा, मेरा मानना है कि हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, तो सही मायने में विचारधारा की लड़ाई है। वो उस पार्टी के साथ हैं, फेल्ड गारंटी के साथ, नई मोदी की गारंटी के साथ, जिस पे लोगों को विश्वास नहीं है। गारंटी का हो तो दीदी की तरह गारंटी हो। अगर दीदी ने कह दिया है, ममता जी ने, कि हाँ CAA NRC बंगाल में लागू नहीं होगा, बंगाल समाज को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसका माने जनता मानती है और जानती है कि नहीं होगा CAA NRC, तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दीदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये तो अब 4 जून को पता चलेगा दीदी की गारंटी, क्योंकि पिछली दफा 18 सीट आए थे बीजेपी के राज्य में, इस बार बीजेपी दावा कर रही है सीटें और बढ़ेंगी 42 सीटों में। बिल्कुल आखिरी सवाल सर, आप बहुत कम ऐसे एक्टर्स में से हैं जिन्होंने इतना लंबा राजनीतिक सफर तय किया है, इतने परिपक्व प्रवक्ता हैं आप, तमाम जानकारी अपडेटेड रखते हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको टिकट दी जाती है, जो संसद में आते हैं तो दिखते नहीं है, गायब हो जाते हैं, नोटिसेज उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में पुटअप किया जाता है कि कहाँ चले गए। तो ये एक्टर्स को जो बार बार टिकट देने की बात होती है, तृणमूल कांग्रेस में भी कई एक्टर्स को टिकट दिए गए, कई लोग सांसद भी बने, लेकिन वो इम्पैक्टफुल नहीं होता। क्या एक सेलिब्रिटी फैक्टर के लिए सिर्फ किसी को टिकट देना, संसद में आकर एक राजनीतिक भूमिका निभाने का ये फैसला अपने आप में क्या इस पर? कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ सेलिब्रिटी फैक्टर का ही ध्यान रख के, कुछ नए नए कलाकारों को, कुछ पुराने कलाकारों को, कुछ लोग ज़रूर करते हैं। और क्योंकि विनिबिलिटी फैक्टर, उनको लगता है किसी ने पहले जीत जाएं, बाकी चीज़ तो देख लेंगे बाद में, पहले जीत जाएं। या कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को, जिसमें ममता जी शामिल नहीं है, वो खुद ही बहुत बड़ी स्टार है सेलिब्रिटी, लेकिन कुछ लोगों को, नेताओं को लगता है कि इनकी वजह से कुछ क्राउड आ जाए। आजकल नेताओं के प्रति ज़्यादातर लोगों को कंटेम्प्ट हो गया, इतना झूठ बोलते हैं या झूठी झूठी बातें करते, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों की तरह कि कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, और एक बार चुनाव ख़त्म उसके बाद कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो ये जो होता है, आज कंटेम्प्ट हो गया है लोगों को नेताओं के प्रति, ज़्यादातर नेताओं के प्रति, इसलिए बहुत कम नेता हैं जो आज क्राउड पुल कर पा रहे हैं। तो एक तो इस कारण से भी लेते हैं कलाकारों को, कम से कम भीड़ तो आएगी, भले वो गलत बोल दें, देश का प्रधानमंत्री पहला कौन था, कुछ और बोल जाए, वो अलग बात है, लेकिन एक बार क्राउड को लगता है कि आएंगे। लेकिन वो तो जनता के साथ भी धोखा है ना, आप फिर ऐसे कैंडिडेट हम तो, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आपने कारण पूछा तो मैं कारण बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा इसके साथ ही साथ कि ये बार नहीं होना चाहिए कि फिल्म वाले नहीं आ सकते हैं। क्यों भाई, पत्रकार आ सकते हैं, किसान आ सकते हैं, वकील आ सकते हैं, आम आदमी आ सकता है राजनीति में, तो फिल्म वाले क्यों नहीं आ सकते? लेकिन मेरा अपना सुझाव है, अपील है, अंडरस्टैंडिंग है कि जो आते हैं उनको बहुत सोच समझ के, अपनी क्षमता, देश के प्रति प्यार, समाज के प्रति लगाव, ये देखते हुए, कमिटमेंट देखते हुए आना चाहिए। ये ना हो कि वहाँ गए और ये बस इसलिए कि फिल्मों में थोड़ा ग्लैमर है और ग्लैमर में लिमिटेड पावर है, जबकि पॉलिटिक्स में पावर है और पावर में अनलिमिटेड ग्लैमर है। इस अनलिमिटेड ग्लैमर के चक्कर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो थक भी जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, या भाग जाते हैं, या भगा दिए जाते हैं, या दूसरी बार उनको नहीं पकड़ा जाता है, दूसरी बार उनको नहीं लाया जाता है, संभाला नहीं जाता है। मैं तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया। भारत के बहुत महान सोशल एक्टिविस्ट थे, समाज सेवी थे, नानाजी देशमुख, वो लेकर मुझे गए थे, बहुत बड़े डॉयन जर्नलिज्म के रामनाथ गोयनका जी के यहाँ, उनके यहाँ। उसके बाद मुझे जयप्रकाश नारायण जी के पास भी बहुत बार जाने का सौभाग्य मिला। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी के हवाले किया मुझको। इन लोगों ने फिर बाद में मुझे दिल्ली के बहुत मशहूर और अच्छे बड़े नेता थे, टाइगर ऑफ दिल्ली मदन लाल खुराना, उनके पास ट्रेनिंग के लिए भेजा। उसके बाद बिहार में एक बहुत अच्छे नेता स्वर्गीय श्री कैलाशपति मिश्रा जी, उनके पास ट्रेनिंग के लिए भेजा।
ये सब ट्रेनिंग करते करते धीरे धीरे रेस्ट इज़ द हिस्ट्री आपने देखा है। मैं फिल्म वालों के आने पे कतई नहीं कर ये कहना चाहूँगा, फिल्म वालों को कम से कम अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, कुछ भी बोल जाए कहीं भी बोल जाए। अब उनको होमवर्क करना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ने लिखने की बात कर रहा हूँ करके। तो अनलिमिटेड बातें तो शत्रुघ्न सिन्हा जी से हो सकती हैं और इतना कुछ कहने सुनने को है, और लेकिन हमें इस बातचीत को फिलहाल यहीं रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, और 4 जून के नतीजे का इंतजार रहेगा। बट एक बात कह दूं, आपने कहा ना ममता जी की गारंटी में आपने कहा कि 4 जून के बाद 4 जून के बाद तो नतीजे बहुत सारी बातें बताएंगी, बट उनकी गारंटी पे नहीं। उनकी गारंटी मैं लोगों की बिलीवेबिलिटी पे कह रहा, विश्वसनीयता पे कह रहा हूँ कि अगर ममता जी कहती हैं तो लोग विश्वास करते हैं। आज माननीय मोदी जी कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मित्र, तो अब उनकी बातों पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही कहे जा रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग बात किए जा रहे हैं। अब कुछ घबराहट है, कुछ बौखलाहट है, कुछ भय है, डर है, या ओवरशूट रनवे कर चुके हैं, अब लगता है उसको वापस कैसे आए, है नो, ये कर। तो इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी की गारंटी में लोगों को यकीन नहीं है, लेकिन ममता दीदी की गारंटी में लोगों को यकीन है। तो मोदी की गारंटी बनाम ममता की गारंटी, ये है लड़ाई, और इस लड़ाई में आसनसोल की ये जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से बेहद दिलचस्प है। इस चर्चा को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार।